हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने सुरेंद्र मोहन पाठक की संपूर्ण कथा साहित्य से एक और कहानी, जिसका नाम है दांव पेच। बनवारी नेशनल बैंक के एक जालीदार केबिन के भीतर बैठा बड़ी फुर्ती से 100 के नोटों की एक गड्डी को गिन रहा था। आज लोगों ने बैंक में इतना रुपया जमा कराया था कि वह नोट गिनते गिनते ही परेशान हो गया था। उसने एक उछटती सी नज़र घड़ी पर डाली। 2:10 हो गए थे। उसने एक गहन निश्वास ली और नोटों की गड्डी पर रबर का बैंड चढ़ाकर उसे एक ओर रख दिया। उसने बड़ी अनिच्छा से व्यवस्थित ढंग से पड़े हुए बाकी नोटों को देखा, फिर नोटों को समेटने लगा। केबिन उसे भट्टी की तरह तपता हुआ महसूस हो रहा था और इतने पंखा धीरा चल रहा था कि उसके पंख भी गिने जा सकते थे। उसने अपने माथे से पसीना पोंछने के लिए क्षण भर के लिए अपना हाथ रोका तो उसकी दृष्टि काउंटर पर खड़े एक आदमी से टकरा गई। 2 बज गए हैं जनाब। बनवारी अपने स्वर की रुक्षता को छुपाने की तनिक भी चेष्टा न करते हुए बोला। मुझे मालूम है, वह आदमी धीमे किंतु संतुलित स्वर से बोला। मुझे रुपए जमा नहीं कराने हैं। नोटों से उलझने को तत्पर बनवारी की उंगलियां फिर रुक गईं। उसने इस बार एक भरपूर दृष्टि उस आदमी पर डाली। सूरत उसे पहचानी सी महसूस हुई, लेकिन वह कुछ याद नहीं कर पाया कि उसने कहाँ देखा है। तो फिर बनवारी ने उलझन भरे स्वर से निरर्थक सा प्रश्न किया। बताता हूँ। वह आदमी बड़े इत्मीनान से एक चमड़े का बैग काउंटर पर रखता हुआ बोला। उसने बैग की जिप खोली और अपना दायां हाथ बैग से सटाकर उसकी ओर बढ़ा दिया। बनवारी ने बड़े स्वाभाविक ढंग से उसके हाथ की ओर देखा और फिर एकाएक उसे अपने दिल की धड़कन बंद होती हुई सी महसूस हुई। एक छोटी सी ऑटोमेटिक रिवॉल्वर उसकी छाती की ओर तनी हुई थी। इन नोटों को इस बैग में भर दो। शब्द दहकती हुई सलाखों की तरह उसके कानों में उतरते चले गए। बनवारी खाली खाली नज़रों से पिस्तौल को देखता रहा और फिर वह अपनी सारी शक्ति का संचय करके लड़खड़ाता हुआ बोला, तुम ये बात नहीं। अजनबी दबे स्वर से किंतु डपट कर बोला, जल्दी नहीं तो। अजनबी की ट्रिगर के साथ चिपकी हुई उंगली की नसें उभर आईं। बनवारी का मुंह हलक तक सूख गया। उसकी जुबान चमड़े के सूखे टुकड़े की तरह तालू से जा लगी। उसने कनखियों से अपने से कुछ ही दूर बैठे हुए दूसरे क्लर्कों को देखा। सब अपने अपने काम में मग्न थे। सुना तुमने? अजनबी का सर फिर सुनाई दिया। बनवारी ने निराशा से सिर हिलाया और फिर कांपते हाथों से नोटों के बंडल उठा उठाकर बैग में डालने लगा। उसके हाथ यंत्र चलित से अपना कार्य कर रहे थे और दृष्टि कभी सेल्फ के नीचे लगे अलार्म के बटन पर, कभी द्वार पर बैठे हथियारबंद गोरखे पर और कभी बैंक के बाकी कर्मचारियों पर घूम रही थी। कोई लाभ नहीं, उसने सोचा। बैंक का रुपया बचाने के लिए वह अपने शरीर में खिड़कियां बनवाने को तैयार नहीं था। रुपया जीवन से अधिक मूल्यवान वस्तु नहीं होती। सारे नोट बैग में पहुंच जाने के बाद उसने प्रश्नसूचक दृष्टि से अजनबी की ओर देखा। उसे एक बार फिर ऐसा अनुभव हुआ कि उसने इस आदमी को कहीं देखा है। अजनबी की भूरी आंखें और भारी जबड़ों वाला चेहरा उसकी स्मृति को बार बार झिंझोड़ रहा था। बैग की जिप बंद कर दो, अजनबी ने स्थिर नेत्रों से उसकी ओर देखते हुए कहा। बनवारी ने चुपचाप आज्ञा का पालन किया। अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लो, अजनबी ने बैग उठाते हुए कहा। कितनी ही देर बनवारी का घूम कर देखने का साहस नहीं हुआ और जब वह घूमा तो सब कुछ समाप्त हो चुका था। सारा काम 2 मिनट से भी कम समय में हो गया था। बैंक के किसी कर्मचारी को इतनी बड़ी घटना का तनिक भी आभास नहीं मिला था। बनवारी का हाथ अलार्म बटन की ओर रेंग गया। बैंक का एजेंट अपने हाथों को पीठ पीछे बांधे बड़ी बेसब्री से अपने निजी कमरे में चहलकदमी कर रहा था। उसके चेहरे से चिंता के भाव स्पष्ट से परिलक्षित हो रहे थे। मेज के एक कोने का सहारा लिए इंस्पेक्टर प्रभुदयाल खड़ा था और उसके सामने कुर्सी पर सिर नीचा किए बनवारी बैठा था। वह सारी घटना को अक्षरश दोहरा चुका था। उस आदमी की शक्ल सूरत कैसी थी? इंस्पेक्टर ने अपने स्वभाव के विरुद्ध सहानुभूतिपूर्ण स्वर में पूछा। वह खासा लंबा ऊंचा आदमी था। बनवारी इतने धीमे स्वर में बोला कि उसकी आवाज़ सुनने के लिए प्रभुदयाल को आगे झुकना पड़ा। भारी जबड़े थे, भूरी आंखें थी और हाँ हाँ, ज़रा दिमाग पर जोर दो, प्रभुदयाल उसे उत्साहित करता हुआ बोला। ज़रा सोचने की चेष्टा करो। देखिए, मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा, बनवारी टूटे स्वर से बोला। ज़रा दिमाग को खरीदने की चेष्टा करो बनवारी, एजेंट रुक कर बेचैन स्वर से बोला। मुझे कुछ याद नहीं। वह क्या पहने हुए था? प्रभु ने पूछा। मुझे कुछ नहीं मालूम, बनवारी बोला। खिड़की में से मुझे तो केवल उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी आवाज़ कैसी थी? मेरा मतलब है कोई विशेषता हो उसमें, भारी या रूखी या? मैंने गौर नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। मेरे तो उस समय होश उड़ गए थे। जहाँ तक मुझे याद है उसकी आवाज़ आम लोगों जैसी थी, लेकिन यदि कोई विशेषता होती भी तो उस परिस्थिति में मुझे याद नहीं रहती।
प्रभुदयाल उठकर सीधा खड़ा हो गया। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह बनवारी के उत्तरों से संतुष्ट नहीं था। अपना पता दीजिए मिस्टर बनवारी, प्रभु तिक्त स्वर से बोला। कुछ पेशेवर मुजरिमों की तस्वीरें दिखाने के लिए हम आपको पुलिस स्टेशन बुलाएंगे। बनवारी ने पता लिखवा दिया और फिर बोला, मैं जाऊं? प्रभु ने एजेंट की ओर देखा। उत्तर में एजेंट ने सिर हिला दिया। बनवारी उठा और लड़खड़ाता हुआ ऑफिस से बाहर निकल गया। बनवारी समय से पहले ही बैंक से घर वापस आ गया। बच्चे शाम की शिफ्ट में पढ़ते थे, इसलिए अभी स्कूल से नहीं लौटे थे। उसकी पत्नी ने उसके स्वास्थ्य के प्रति कुछ चिंतापूर्ण पूछे, जिन्हें बनवारी ने बड़ी सफाई से टाल दिया। वह पंखे को फुल स्पीड पर चलाकर चारपाई को उसके नीचे घसीट लाया और कपड़े उतारे बिना ही उस पर जा लेटा। कितनी ही देर वह अपने शरीर को ढीला छोड़े स्थिर पड़ा रहा। कमरे में अपेक्षाकृत ठंडक थी। क्षण भर बाद उसने पत्नी को चाय बनाने के लिए कहा और स्वयं आंखें मूंद बैंक की घटना को अपने मानस पटल पर दोहराने लगा। लुटेरे की सूरत उसके सामने फिर स्पष्ट होने लगी और उसे फिर ऐसा महसूस होने लगा कि उसने उस आदमी को कहीं देखा है। एकाएक वो उछल कर बैठ गया। उसके सामने यह तथ्य दिन की तरह स्पष्ट हो उठा था कि उसने उस आदमी को कहाँ देखा। नगर के दूसरे सिरे पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। शादी से पहले वह उसी ओर रहा करता था और सुबह शाम वहाँ चाय पीने जाया करता था। वहाँ उसने काउंटर पर उस लंबे व ऊंचे, भारी जबड़े और भूरी आंखों वाले आदमी को देखा था। वह कुछ क्षण माथे को हाथों का सहारा दिए और पैरों को चारपाई से नीचे लटकाए विचारपूर्ण मुद्रा में बैठा रहा। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल सख्त आदमी है। एक बार बनवारी के उसे सूचित करने की देर है कि वह उस लुटेरे को पाताल में से भी खोद निकालेगा। एकाएक वह उठा और अपने उलझे हुए बालों में उंगलियां चलाकर उन्हें व्यवस्थित करता हुआ ऊंचे स्वर में बोला, सुनती हो, चाय रहने दो। लेकिन चाय तो बन गई। पत्नी का आश्चर्य मिश्रित स्वर सुनाई दिया। तो फिर रख छोड़ो, मैं ज़रा थाने जा रहा हूँ, चाय आकर पी लूँगा। और वह पत्नी के प्रतिवाद करने से पहले ही घर से बाहर निकल गया। पुलिस स्टेशन की ओर जाते जाते उसके मन में एक विचित्र सी इच्छा उभरने लगी। क्यों ना पहले रेस्टोरेंट में जाकर देखा जाए कि वह आदमी अब भी वहाँ है या नहीं। वह पिछले 5 वर्षों से उस रेस्टोरेंट में नहीं गया था। शायद उसे धोखा ही हो रहा हो और फिर उसके पांव स्वयं ही उस बस स्टॉप की ओर बढ़ गए जहाँ से नगर के दूसरे सिरे की ओर बस जाती थी। रेस्टोरेंट लगभग खाली था। काउंटर पर भी वह आदमी नहीं था जिसकी उसे अपेक्षा थी। वहाँ एक दुबला पतला सा लड़का खड़ा था। सुनो, वह काउंटर पर पहुँच कर बोला, वह जो आदमी यहाँ पहले हुआ करता था कहाँ गया? कौन सा आदमी? लड़के ने असमंजसपूर्ण स्वर से पूछा। वह लंबा चौड़ा आदमी, भूरी आंखों और भारी जबड़ों वाला। जगन? उसका नाम जगन है? हाँ हाँ वही, बनवारी ने तनिक अनिश्चित स्वर से कहा। आज छुट्टी पर है, कल आएगा, लड़का बोला। अच्छा। बनवारी चलने का उपक्रम करते हुए बोला। क्यों, क्या बात थी साहब? उसके कुछ रुपए देने थे, तो उसे घर पर मिल लीजिए, लड़के ने सुझाया। बेचारा खुश हो जाएगा। रुपयों की तो उसे हमेशा ही ज़रूरत रहती है। घर कहाँ उसका? मालीवाड़े में। वहाँ जाकर किसी से भी पूछ लीजिएगा कि जगन का घर कौन सा है। अच्छा। बनवारी काउंटर से हटता हुआ बोला। अभी वह मुख्य द्वार पर पहुँचा था कि उसे लड़की की आवाज़ सुनाई दी। बाबूजी सुनिए। बनवारी काउंटर पर लौट आया। जगन के घर के पास एक मोटर गैरेज है, वहाँ टेलीफोन है। वे लोग जगन को फ़ोन पर बुला लिया करते हैं। चाहो तो पहले फ़ोन करके पूछ लो कि वो घर है भी या नहीं। और लड़के ने फ़ोन नंबर बता दिया। जगन ने बाहर आकर लड़के का बताया हुआ नंबर डायल कर दिया। फिर उसे कुछ क्षण होल्ड करना पड़ा। कोई मिस्त्री जगन को उसके घर से बुलाने गया था। हेलो। कुछ क्षण बाद उसे एक भारी स्वर सुनाई दिया। बनवारी फौरन पहचान गया था। वह बैंक के लुटेरे का ही स्वर था। जगन? बनवारी माउथ पीस पर झुककर बोला। कौन बोल रहा है? तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कौन हो तुम? जगन का उलझनपूर्ण स्वर सुनाई दिया। जगन, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मुझे यह भी मालूम है कि आज दोपहर को तुम कहाँ थे। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुमसे बैंक के उस रुपए के विषय में। चुप चुप, जगन बात काटकर भयपूर्ण स्वर से बोला। तो फिर तुम अब से आधे घंटे बाद रॉबर्ट स्ट्रीट की नुक्कड़ पर मुझसे मिल लो। वहाँ कम से कम 10 मिनट मेरी प्रतीक्षा करना। देखो, बहस मत करो जगन गुरु, बनवारी तेज स्वर से बोला। अगर आधे घंटे में तुम वहाँ नहीं पहुँचे तो मुझे केवल 15 पैसे खर्च करने पड़ेंगे और फिर शहर भर की पुलिस तुम्हारे पीछे होगी। मैं आ रहा हूँ, जगन जल्दी से बोला। बनवारी ने रिसीवर क्रेडल पर लटकाया और टेलीफोन के बूथ से बाहर निकलकर समीप के एक रेस्टोरेंट में घुस गया। उसने अपने लिए एक ऐसी सीट तलाश कर ली जहाँ से रॉबर्ट स्ट्रीट का कोना दिखाई दे रहा था। लगभग 15 मिनट बाद जगन रॉबर्ट स्ट्रीट की नुक्कड़ पर दिखाई दिया। वह बड़ी बेचैनी से फुटपाथ पर टहलता हुआ पास से गुजरने वाले एक एक आदमी को गौर से देख रहा था। बनवारी संतुष्ट हो गया। यह वही आदमी था जिसने शाम को बैंक में चोरी की थी। वह चुपचाप रेस्टोरेंट से बाहर निकल आया। उसने एक टैक्सी ली और मालीवाड़े पहुंच गया। उसने सबसे पहले मोटर गैरेज को तलाश किया।
और फिर एक बच्चे से उसने जगन के घर के विषय में पूछा। जगन एक जर्जर से मकान की ऊपर की मंजिल के इकलौते चौबारे में रहता था। चौबारे तक जाने के लिए सीढ़ियाँ गली में पड़ती थी और वे बाकी मकान से किसी प्रकार भी संबंधित नहीं थी। बनवारी चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़ गया। चौबारा भी बाकी मकान की तरह खस्ता हालत में था। घुन से खाए हुए द्वार पर एक बड़ा सा ताला झूल रहा था। बनवारी ने ताले को हाथ में मजबूती से थामकर एक जोर का झटका दिया और अगले ही क्षण ताला कुंडे सहित उसके हाथ में आ गया। वह कमरे में घुस गया। सूर्य अस्त हो चुका था, लेकिन फिर भी अभी एकदम से अंधकार नहीं छाया था। उसी हल्के से झुटपुटे में उसने कमरे की एक एक चीज़ टटोलनी आरंभ कर दी, लेकिन उसे अपनी इच्छित वस्तु नहीं मिली। वह निराशा सा होकर कमरे के बीच में आ खड़ा हुआ। कोई ऐसी जगह बाकी नहीं थी जहाँ उसने उस बैग को नहीं खोजा था जिसमें जगन ने उससे बैंक के रुपए भरवाए थे। एकाएक उसकी दृष्टि सामने की दीवार पर लगी हनुमान की एक बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी। वह आशान्वित हो उठा। उसने समीप जाकर क्षण भर के लिए परखा और फिर उसका फ्रेम पकड़कर उसे कील से उखाड़ लिया। पीछे दीवार में एक बड़ा सा सुराख था जिसमें बैग रखा था। बनवारी ने थरथराते हाथों से बैग की जिप खोलकर देखा। बैग नोटों से भरा पड़ा था। उसने कोने में रखे एक अटैची केस को उठाया, उसका सारा सामान फर्श पर पलटा और बैग को उसमें रखकर अटैची केस बंद कर दिया। अगले ही क्षण वह अटैची को हाथ में थामे बड़े इत्मीनान से सीटी बजाता हुआ गली में से गुजर रहा था। बनवारी तेजी से अपने घर की ओर बढ़ रहा था। उसे याद नहीं आ रहा था कि पिछले घंटों में कब उसके दिमाग ने पलटा खाया था और कब उसने रुपए की सूचना पुलिस को ना देने का फैसला कर लिया था। अब कोई खतरा नहीं था। जो थोड़ा बहुत खतरा था वह जगन के कमरे में पकड़े जाने का था। अगर जगन लौट आता या कोई पड़ोसी देख लेता तो उसने वह विचार अपने दिमाग से झटक दिया। वह बीती बात थी। अब तो 8-10 महीने के लिए रुपये को छुपा देना था और उसके बाद होंगे शराब और शवाब के दिन। वह जगन की स्थिति पर मन ही मन मुस्कराया। जगन पुलिस में चोरी की रिपोर्ट नहीं करा सकता था। वह अपनी गली में प्रविष्ट होने वाला था कि एक जीप उसके पास आकर रुकी। बनवारी लाल, उसे प्रभु दयाल का स्वर सुनाई दिया। उसके हाथ में अटैची केस छूटता छूटता बचा। वह घूमा और खाली खाली आंखों से इंस्पेक्टर प्रभुदयाल को देखने लगा। मैं अभी तुम्हारे घर गया। प्रभु बनवारी के हाथ में अटैची केस देखकर एकाएक आश्चर्य मिश्रित स्वर से बोला, कहीं बाहर जा रहे हो क्या? नहीं तो, बनवारी अपने स्वर में भरसक स्थिरता उत्पन्न करता हुआ बोला। यह अटैची और कुछ सामान तो मेरा एक मित्र उधार मांग कर ले गया था, उसके यहाँ से वापस लाया हूँ। फरमाइए। ज़रा मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगेगा। पुलिस स्टेशन? किस लिए? बनवारी फिर घबरा गया। कुछ पेशेवर मुजरिमों के दर्शन कराने हैं तुम्हें। यह अटैची तो घर रखा हूँ, साथ ही ले चलो ना। अभी आधे घंटे में तो तुम लौट आओगे। ऐसे ही कौन से नोट भरे हैं इसमें जो तुम्हें खतरा महसूस हो रहा है? बहस करना बेकार समझकर बनवारी चुपचाप इंस्पेक्टर के पास बैठ गया। उसने सूटकेस को मजबूती से अपने घुटनों के बीच दबा लिया। जीप स्टार्ट हो गई। प्रभु उसे एक बड़े से हॉल में ले गया। उसने बनवारी को एक कुर्सी पर बैठाया और स्वयं भी उसके साथ बैठ गया। सामने एक लंबा सा प्लेटफॉर्म था जो आर्क लैंपों के चमकदार प्रकाश में जगमगा रहा था। जरा अटैची केस को सामने से हटाकर एक और रख दो, प्रभु बोला। बनवारी ने चुपचाप अटैची केस उठाया और साथ की खाली सीट पर रख दिया। यहाँ क्या होगा? उसने शशंक सर से पूछा। अभी 8-10 आदमी प्लेटफॉर्म पर लाए जाएंगे, प्रभु बोला। तुम उन्हें अच्छी तरह से देखना कि बैंक को लूटने वाला उनमें तो शामिल नहीं है। बनवारी ने छुटकारे की गहन निश्वास ली। वह तो समझ रहा था कि और उसने अपनी दाईं ओर की सीट पर रखे अटैची को धीरे से छुआ। प्लेटफॉर्म पर 8 आदमी कतार में खड़े थे। लगभग सभी के चेहरे पर उनके पेशे की छाप थी। आर्क लैंप की तेज रोशनी को वे सहन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनके पास खड़े पुलिस के सिपाही उन्हें ना तो अपने स्थान से हिलने दे रहे थे और ना उन्हें अपनी आंखों पर हाथ रखने दे रहे थे। एकाएक उसके दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। क्षण भर पहले जो इत्मीनान उसके मन में उत्पन्न हुआ था वह काफुर होने लगा। उन 8 आदमियों में जगन भी था। तुम किसी को पहचानते हो? प्रभु ने उत्सुक स्वर से पूछा। नहीं। बनवारी के लिए अपने सर में स्वाभाविकता बनाए रखना कठिन सा हो रहा था। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। जगन उसके बगल में रखे हुए अटैची केस को घूर रहा था। फिर जगन के चेहरे पर क्रोध के भाव प्रकट होने लगे। बनवारी की जान सूखने लगी। किसी को नहीं पहचानते? प्रभु ने तनिक निराश स्वर से पूछा। नहीं, वह मरे स्वर से बोला। जगन खा जाने वाली नज़रों से उसे घूर रहा था। श्योर? श्योर। प्रभु ने संकेत किया। सिपाही 8 आदमियों को वापस ले गए। आर्क लैंप बुझाकर साधारण रोशनी जला दी गई। कोई बात नहीं, प्रभु उसे उठाता हुआ बोला। 4-5 दिनों बाद फिर बुलाएंगे तुम्हें। वैसे मुझे पूरा भरोसा था कि इन्हीं में से कोई अपराधी है। ये सारे आदमी पहले भी इस प्रकार के अपराधों में सज़ा भुगत चुके हैं। कमरे में वे दोनों ही रह गए थे। अब उन आदमियों को आप क्या करेंगे? बनवारी ने झिझकते हुए पूछा। अभी छोड़ देंगे, प्रभु बोला। उन पर कोई इल्ज़ाम तो लगा ही नहीं। अब मैं जा सकता हूँ? हाँ, फ़िलहाल तो तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। अच्छा भाई, तकलीफ़ तो हुई होगी।
तो मैं लेकिन क्या करें, पुलिस की नौकरी में दूसरों के सेंटीमेंट्स का ख्याल रखना बड़ा कठिन सा हो जाता है। बनवारी ने अटैची उठाई। इस बार वह उसे एक बोझ सा महसूस हुआ। वह एकाएक प्रभु की ओर घूमकर बोला, क्या आप मुझे जीप पर मेरे घर छोड़ सकते हैं? भाई मुझे अफसोस है, प्रभु बोला, यहाँ अभी काम है, तुम्हें बाहर से ही टैक्सी मिल जाएगी। अच्छा, बनवारी ने भावना रहित स्वर से कहा और बाहर निकल गया। अभी अधिक समय नहीं हुआ था, लेकिन बाहर कृष्ण पक्ष की रात्रि का पर्याप्त अंधकार छाया हुआ था। वह तेजी से अपने घर की ओर बढ़ रहा था। भय से उसके पाँव मन मन के हो रहे थे और अटैची से उसकी पकड़ बार बार ढीली हो जाती थी। जगन ने अपनी अटैची को पहचान लिया था और वह स्वतंत्र भी था। बनवारी उसे पहचानने से इनकार कर चुका था और अब अगर वह मेरी हत्या करके रुपया वापस छीन ले तो पुलिस उस पर कभी भी संदेह नहीं कर सकेगी। वह कांप उठा था। यदि वह प्रभु को बता देता कि जगन ही, वह मुख्य सड़क पर आ गया। सड़क उजाड़ पड़ी थी। कोई टैक्सी या बस दिखाई नहीं दे रही थी। उसका घर अभी कम से कम 2-3 मील दूर था। क्या पता जगन उसी की तलाश करता फिर रहा हो। फिर वह तेजी से चलने लगा। वह अटैची बार बार उसके टखनों पर बज रही थी। उसी समय उसे ब्लॉक के सिरे पर कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। एक लंबा ऊंचा मानव शरीर। बनवारी एकदम घूमा और उल्टे पांव वापस भागा। काश वह पुलिस स्टेशन ही वापस पहुंच जाए। उसे स्वयं पर क्रोध आने लगा कि उसने इतने असुरक्षित ढंग से पुलिस स्टेशन छोड़ा ही क्यों। अच्छा होता वो फ़ोन करके टैक्सी वहीं बुला लेता। बनवारी ने एक बार घूम कर देखा, एक मानव आकृति उसके पीछे भाग रही थी। बनवारी तेजी से मुख्य सड़क छोड़कर एक गली में घुस गया। उसका पांव जोर से एक कनस्तर से टकराया और कनस्तर सन्नाटे में खड़खड़ाहट का भारी शोर उत्पन्न करता हुआ एक दीवार से जा टकराया। वह स्वयं गिरता गिरता बचा और फिर वह दैत्यों की तरह खड़ी ऊंची ऊंची इमारतों में से होता हुआ जान छुड़ाकर भागा। वह भाग रहा था, लेकिन गली थी कि समाप्त होने को नहीं आ रही थी। पीछे भागते हुए कदमों की आवाज़ तेज होती आ रही थी। उसने अपनी गति बढ़ाने की चेष्टा की, लेकिन एकाएक उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्ति जवाब दे रही थी। उसे अपने शरीर में जीवन का अनुभव नहीं हो रहा था। वह रुक सा गया और एक दीवार का सहारा लेकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। एक मानव आकृति की परछाई दीवार पर पड़ी और उसका आकार बढ़ने लगा। बनवारी दीवार के साथ चिपट कर खड़ा हो गया, जैसे वह दीवार की दूसरी ओर निकल जाना चाहता हो, और उसको पीछे देखने का साहस नहीं हो रहा था। भारी कदमों की आवाज़ एकदम उसके पीछे पहुंचकर रुक गई। बनवारी की अटैची से पकड़ छूट गई। अटैची धम्म से जमीन पर आ गिरी। वह भय से घिघियाता हुआ घूम कर बोला, देखो जगन। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ने एक खोजपूर्ण दृष्टि मेज पर दूसरी ओर खड़े उस आदमी पर डाली जिसके हाथों में हथकड़ियाँ भरी हुई थी। फिर प्रभु बोला, फिर तूने उसका पीछा किया, तू उसका पर्स छीनना चाहता था, और जब वह बचाव के लिए तेरे से भिड़ गया तो तूने उसे चाकू मार दिया। उस आदमी ने अपना गंदा चेहरा ऊपर उठाया और बोला, नहीं हुजूर, वह मुझसे भिड़ा नहीं। उसने तो ज्यों ही मेरी सूरत देखी और पागलों की तरह हंसने लगा, और फिर हंसते ही रह गया, हंसते ही गया। मैंने उसे चाकू दिखाया और उसे चुप रहने की धमकी दी, और जब उसने हंसना बंद किया तो तुमने उसे चाकू मार दिया। आदमी का सिर झुक गया। प्रभु दयाल उठा और एक और रखी एक छोटी सी मेज के सामने पहुंच गया। उस पर एक अटैची केस, एक थोड़ी सी खरीज, एक रुमाल, एक सिगरेट का पैकेट और माचिस पड़ी थी। प्रभु दयाल ने पर्स उठाकर खोला। 3 रुपये? वह उस आदमी को घूरता हुआ बोला, तूने 3 रुपये हटाने के लिए उसे जान से मार डाला? लेकिन हुजूर, मुझे क्या मालूम था कि पर्स में 3 ही रुपये थे। चुप! प्रभु चिल्लाया। प्रभु दयाल सोच रहा था, अगर वह आज बनवारी को थाने बुलाकर न लाया होता या उसकी इच्छा अनुसार उसे जीप पर छोड़ आया होता तो शायद बनवारी की जान बच जाती। इसे बंद कर दो। वह पर्स को मेज पर फेंक कर एक सिपाही की ओर घूमता हुआ बोला, और ये सूटकेस और बाकी की चीज़ें बनवारी की बीवी को पहुंचा दो और उसे यह भी बताओ कि उसका पति। एक सिपाही ने उस आदमी की बाँह पकड़ी और उसे कमरे से बाहर की ओर ले चला। दूसरे ने सूटकेस और बाकी चीज़ें समेट लीं। भगवान कसम हुजूर, वह आदमी चिल्ला रहा था, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मैंने तो केवल धमकाने के लिए उसे चाकू दिखाया था, लेकिन वह था कि हंसे ही जा रहा था, जैसे पागल हो गया। उसने तो हुजूर मुझे कोई और ही समझा था। वह बार बार मुझे जगन कह रहा था। उसकी आवाज़ राहदारी में दूर होती जा रही थी। जगन, जगन! प्रभु दयाल का दिमाग जड़ हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जगन? वह मन ही मन बुदबुदाया। एकाएक उसे झटका सा लगा। जय सिंह! वह चिल्लाया, वापस आओ! आया हुजूर। और अगले ही क्षण वह सिपाही प्रभु के सामने आ खड़ा हुआ जो बनवारी का अटैची केस वगैरह उसकी पत्नी को देने जा रहा था। जय सिंह, जरा ये अटैची खोलो तो। जय सिंह ने अटैची खोल दी और बोला, इसमें तो चमड़े का बैग है हुजूर। बैग? प्रभु विचारपूर्ण स्वर से बोला, उसे भी खोलो। जय सिंह ने बैग खोला और फिर एकाएक उसकी आंखें फट पड़ी। नोट? वह चिल्लाया, ये तो नोटों से ठुसा पड़ा है हुजूर। प्रभु दयाल के सामने अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक की किसी अगली कहानी में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।